नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि आज इस वीडियो में आपको हम क्या समझाने वाले हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विषय गणित के इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि 2 अंक में पूछे जाने वाले सवालों का हल आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से सवाल 2 अंक में आपके पूछे जाते हैं, अधिकतर वही सवाल हम आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो देंगे। ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेंगी? ये वीडियो आपको मिलेंगी हमारे YouTube चैनल पर। कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो एक वीडियो में आपके प्रश्न 1 से 10 तक हल बताए जाएंगे और ये वीडियो संख्या है 1। कितनी है बच्चों? 1। ये पहली वीडियो है। आइए इसका पहला सवाल हम आपको बताते हैं। पहला सवाल है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करो और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। पहले कह रहा विविक्त कर ज्ञात करो, चलो पहले विविक्त कर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4x² - 6x + 5। जैसे कि हमने आपको बता दिया, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का? इस वीडियो में जितने आपको प्रश्न मिलेंगे सभी 2 अंक के हैं। ऐसे ही आपको 4 अंक वाले भी मिलेंगे, 6 अंक वाली भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, विविध कर का फार्मूला आपको बताया है तो यहाँ पे इसको मान लो समीकरण नंबर 1। फिर लिखना है आपको समीकरण, देखिए 2 नंबर बोर्ड में आपको सब कुछ लिखने से मिलेंगे, ठीक है। तो लिखना सीख लीजिए। समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ओके बच्चों, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। फिर आप कैसे करेंगे? यहाँ पे तुलना करेंगे तो a आपका हो गया 4, b आपका हो गया -6, c आपका हो गया 5, ठीक है। अब ये कैसे निकालें तो आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। विविक्त कर का फार्मूला होता है बच्चों, विविक्त कर का फार्मूला d बराबर b² - 4ac। ये आपने पढ़ा होगा 4.1 यानी द्विघात समीकरण में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मान रखते हैं b का है -6 का स्क्वायर -4, a हमारा 4 है, c हमारा 5 है। 6 छंग 36, स्क्वायर लगा हो तो माइनस कट जाता है। 36 - 4 चक्कू 16 और 16 पंजे, 4 चक्कू 16, 16 पंजे 80। कितना हो गया? 80। तो यहाँ पर आपका, आप जब इसको माइनस करोगे 80 में से 36 को, तो आपका बचेगा 44। कितना बचेगा बच्चों? 44। तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचा 44। तो d बराबर आपका है ऋणात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d बराबर जो है बड़ा है 0 से, क्योंकि छोटा है ना ये, तो d का मान जो है बड़ा है माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति अधिकल्पित होगी यानी वास्तविक नहीं होंगे। ओके, आप चाहें तो इस पर लिख सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 4 अंक दे देगा, ठीक। माफ़ करिए, 2 अंक ऐसे दे के चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में बच्चों। कह रहा है यदि cos a - b बराबर √3/2 और sin a + b √3/2। 0 जो है 0 अंश से बड़ा है a + b, ठीक है। मतलब a + b का जो मान आए वो 0 से बड़ा हो और a जो है या फिर बराबर हो या फिर b से बड़ा हो, ठीक है। तो a और b के मान ज्ञात करो, ठीक है। चलिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि cos a - b बराबर √3/2। ओके, अब आपको पता है कि cos a - b बराबर cos, ये √3/2 होता है cos 30 का मान। कितना? 30 अंश का। यहाँ पे साइड में आप लिख देंगे कि एग्जामिनर को समझ में आए कि बेटा आपने कहाँ से लिखा। cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, इसलिए आपने √3/2 की जगह पे cos 30 रख दिया। तो यहाँ पर जो है आपको cos से cos छूट जाएगा, क्या बचेगा? a - b बराबर
30 अंश, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। आप लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर √3/2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर, ये होता है आपका साइन 60 का मान, कितने का, साइन 60 का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 अंश, ठीक है। साइड में लिख भी देंगे चूँकि साइन 60 अंश बराबर होता है √3/2, ठीक है। अब साइन से साइन यहाँ भी छूट जाएगा तो आपको बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। ये यहाँ पे लिखिए आप कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ओके। आप समीकरण लिख लीजिए। समीकरण 1 है आपकी a माइनस बी बराबर 30, दूसरी है a प्लस बी बराबर 60। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपका जो है a से a कट गया और b और b जो है माइनस करोगे तो हो गया 2b माइनस का, इधर बचेगा माइनस वाले ज़्यादा है, माइनस का 30, तो दो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 30 अंश बटे 2, ये भी कट जाएगा, कितना आ गया, b बराबर 15। तो यहाँ पर b बराबर जो है 15 आ गया, ठीक है। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख लेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 क्या है हमारी, a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी का मान रखिए 30 इधर रखिए, a बराबर 30 प्लस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर आपका 45 अंश, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जामिनर इसमें पूरे के पूरे 2 अंक दे देगा, क्योंकि आपने इसमें बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझा दिया है, ओके। अब देखिए क्या कह रहा था कि एक b से बड़ा है, a का मान देखिए, b छोटा है a बड़ा है, ओके। ये बात भी प्रूफ कर दी आपने यहाँ पर। इधर जो कह रहा था वो बात भी देखिए, 0 से a प्लस b दोनों जोड़ोगे तो बड़ा आएगा, तो दोनों जोड़ोगे तो 45 और 15 आपका 60 हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका शंकु से है, यानी इसमें हमें बहुत सरल तरीके से हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें, क्योंकि 2-2 नंबर वाले यहीं मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि मैंने 9 साल ऑफलाइन कोचिंग चलाई है, उसका एक्सपीरियंस है मुझे, ये सब मैं क्वेश्चन ऑफलाइन कराता हूँ, इस बार ऑनलाइन लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे पढ़े हैं, अभी आपको आगे एक वीडियो मिलेगा, इसी में उन बच्चों के खुद एक्सपीरियंस शो होंगे, वो बताएंगे कि कितने आपको क्वेश्चन इससे मिलते हैं, उनको कितने मिले थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको डाटा लिखना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे, त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब h बराबर 12 सेंटीमीटर, आपको पता है 2 अंक में है तो छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे l पूछ रहा है, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है त्रियक ऊंचाई निकालने के फार्मूले, और कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर √r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो r का स्क्वायर है वो है 3.5 का स्क्वायर प्लस h मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर जो है बच्चों आपका हो जाएगा 12.25 प्लस 12 का होगा 144, ठीक है। इसका जो आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 156.25, ठीक है। और जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा कुछ इस तरह से 12.5 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका L बराबर जो निकल कर आएगा 12.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको निकालनी आती होंगी, मुझे उम्मीद है। नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए।
बिंदुओं 2, y और 10, 5 के बीच की दूरी 10 मीटर है। कितनी? बीच की दूरी 10 मीटर है। ये आपके 7.1 वाली प्रश्नावली का सवाल है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना, जो आपको 2 बिंदु दिए उसको मान लीजिए। माना P बराबर आप मान लीजिए 2, y है और Q बराबर जो है आपका 10, 5 है और PQ के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। तो PQ के बीच की दूरी है 10 मीटर। तो आपको y का मान निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे PQ की बीच की दूरी। तो PQ के बीच की दूरी आपने यूनिट नंबर 7.1 में खूब फार्मूले लगाए होंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से आप लेंगे? यहाँ से लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए। x2 जो है वो है आपका 10 माइनस x1 जो है वो है आपका 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है वो आपका 5 माइनस y1 जो है आपका y है। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व, अब PQ के बीच की दूरी बच्चों दे रखी, कितनी दे रखी? 10। तो यहाँ पे लिख दो 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायर हटाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों पहले लिख लें हम। ये लो भाई, आ गया दोनों पक्ष। ठीक है, इसका वर्ग करना है तो वर्ग कर देते हैं, इधर वर्ग करते हैं और इस वाले पक्ष का वर्ग करेंगे। वर्ग से क्या होगा? रूट कट जाएगा। इधर होगा 10 100 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस, इधर फार्मूला ओपन कर दीजिए। फार्मूला हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2a और ये b। तो 100 और इधर हो जाएगा 8 8 64 प्लस 5 25 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई। ठीक है, फिर क्या होगा? 100 माइनस। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 64 और 25। जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये, इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 6 7 8 इतने हो जाएंगे। बराबर में बचा बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई। ठीक है, इधर जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 11। कितना बचेगा बच्चों? 11। तो आप इधर लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई। इसको सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई। ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 11 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। इसका कर लेंगे हम लोग गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है। गुणा करिए तो 11 आए और घटाइए तो आपका कितना है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुणा करो तो 11 आए और घटाओ तो आपका आ जाए 10। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 में से 1 जाएगा 10। ठीक है, ये बचा। तो बाई स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 बाई माइनस 11 बराबर में 0। बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई कम बाई माइनस 11 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, इधर बाई कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बाई माइनस 11, इधर प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे, इधर हो जाएगा बाई माइनस 11 बराबर 0। ये आपने कक्षा 10 में खूब किए होंगे, कक्षा 8 से करने बताए जाते हैं। ठीक है, तो बाई प्लस 1, यहाँ पे y का मान निकालना, एक मान्य आएगा एक अमान्य आएगा। ठीक है, जो माइनस वाला होगा वो अमान्य होगा। तो देख लेते हैं, 0 रखते हैं, y बराबर 11 ये मान्य है, y का मान ये ले सकते हैं। y प्लस 1 बराबर 0, y बराबर माइनस का 1, माइनस का नहीं लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ये कुछ इस तरह से आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। ठीक है, फिलहाल आपको जितने भी इस वीडियो में मिलेंगे ये कभी ना कभी पूछे गए हैं। आप चाहें तो अंसार डाटा अग्रवाल का उसको ले लीजिए और मेरे क्वेश्चन मैच कर लीजिए। सारे क्वेश्चन वहीं से हैं और कुछ आपके मॉडल से निकाले गए हैं। ठीक है, तो यानी आपको इम्पॉर्टेंट के सिर्फ इम्पॉर्टेंट मिलेंगे, फालतू क्वेश्चन एक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 1.2 में, न्यू वाली बुक में। ठीक है, NCERT में। तो ये लिखेंगे, माना सबसे पहले आपके सर ने बताया होगा, मान लो इसका विपरीत। तो यहाँ पे मानेंगे, माना
5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ उल्टा मान लेते परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या होगी तो उसकी कुछ शर्त होती। शर्त क्या होती है कि P/Q के रूप में लिखा होगा, यहाँ पे साइड में लिखिए, और P और Q का जो आपका HCF होगा का HCF वो होना चाहिए 1, व Q जो है कभी भी 0 ना हो, हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा है, ये नियम है उसके। ठीक है, ये लाइन ज़रूर लिखेंगे, आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में √3 बराबर P/Q, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कक्षा 9 में आपने खूब पढ़ा होगा कि अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या होती हैं वो सब कैसी होती हैं, अपरिमेय। ठीक है, और ये परिमेय के साथ, तो ये परिमेय, ये वाली साइड जो आपकी परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे कैसे, यही चीज़ आपको सीखनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप, इसलिए हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय के बराबर में परिमेय है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपका अपरिमेय है, इधर वाला पार्ट परिमेय है, तो एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ अपरिमेय होगा तो ये सही नहीं होता, फिर अपरिमेय ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया परिमेय नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपने प्रूफ कर दिया। ऐसे एग्जामिनर आपको ऐसे टिक लगाएगा, 2 अंक पूरे दे देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने बिल्कुल जितना उसको चाहिए उतना दे दिया, साफ सुथरा दिया है, पेज भी नहीं बर्बाद किया और समय भी नहीं अपना बर्बाद किया। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है यदि cos A बराबर इतना है तो sin 2A का मान ज्ञात करो। चलिए भाई इसको निकाल लेते हैं, त्रिकोणमिति से है हमारा। इसमें लिखेंगे कि cos A बराबर √3/2 है, और cos A ये होता है 3√3/2 जो है cos 30 का मान। यहाँ पे लिखेंगे cos 30 अंश का मान है। यहाँ पे साइड में ये जरूर लिखा करो कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको मान पता है, आपने चीटिंग नहीं की। ठीक है, आपको आता है, तो उससे एग्जामिनर और अच्छे नंबर देता था। साइन कॉस से कॉस कट जाएगा, ए बराबर आपका क्या आ गया 30 अंश, और निकालना किसका था, sin 2A का। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2A। ठीक है, sin 2A का मान पता चल गया आपको 30 है, 30 से गुणा कर दो 2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 60 अंश। ठीक है, और sin 60 का मान आपका कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पे लिख भी दो कि भैया sin 60 का मान जो है बच्चों वो होता है √3/2। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अब वीडियो रोक लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कि खाली टाइम में आपको रिवीजन करना हो तो ये स्क्रीनशॉट से ले लिया करो, लिख लिया करो, बहुत अच्छा रिवीजन होता है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, कहना ना पड़े हमें दोबारा। ठीक है, यहाँ पर जो है अगला है क्वेश्चन, त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है PQR, चलो बना लेते हैं। त्रिकोणमिति है तो ये समकोण होगा, जिसका नाम है P, ये है Q, ये है R, ये है समकोण। ठीक है, उसमें कह रहा है कि जो कोण Q है वो 90 है, हमने मान लिया 90। ठीक है, कोण जो Q है, उसके बाद में कह रहे हैं 10P जो है वो 1/√3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10P बराबर 1/√3। तो यहाँ पर P हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10P बराबर, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमें पता है कि ये 10 30 का मान है,
तो 10 से 10 कट जाएगा, p बराबर कितना आ गया 30 अंश। तो ये कितना हो गया 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस इसमें पुट कर देनी वैल्यू। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर पी आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 30 30 60 और 90, तो वो होगा 60। आर कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 10p इतना आया, तो 10r जो है आपका 60 हो जाएगा। और अब ये 60 निकाला कैसे वो भी हम आपको बता दें, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम वहाँ कैसे निकालेंगे। तो देखो भैया, तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है 180 होता है। यहाँ देखो 10p प्लस 10q प्लस 10r बराबर में 180। यहाँ पे 10p हमें पता है 30 अंश है, 10q एंगल q भी पता है 90 है, ये नहीं पता, ये निकालना है 180। तो ये हो गया आपका 120 प्लस कोण r बराबर 180, कोण r बराबर 180 माइनस 120, तो कोण r बराबर कितना आ गया आपका 60 अंश। ठीक है भैया, है देखो जितना हमने बताया था 60 आ गया। तो यहाँ पर तीनों कोण हमें पता चल गए। अब हमें तो बच्चों यहाँ पर हमें तीनों मान पता चल गए। तीनों मान कौन कौन से पता चल गए, यहाँ पे लिख लो कि भैया जो कोण P है वो 30 अंश है, कोण R जो है वो हमारा 60 अंश है, और कोण Q जो है वो हमारा 90 अंश है। ठीक है, अब इस सवाल को हमें नीचे लिखना है। सवाल है हमारा, इसी को सॉल्व करना है, साइन P इंटू कॉस R प्लस साइन R इंटू कॉस P। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए साइन P का मतलब साइन 30 गुणे कॉस R का मतलब कॉस 60 प्लस साइन R का मतलब साइन 60 और कॉस P का मतलब कॉस 30 अंश। फिलहाल Q कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, लिखना है क्योंकि दिया है तो इस्तेमाल नहीं हो, कोई बात नहीं। तो साइन 30 का मान जो होता है बच्चों आपका 1/2 होता है, कॉस 60 का मान जो होता है वो तो √3/2 प्लस साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, गुणे कॉस 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। जिसने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी उसको ये पता होगा कि हमने ये मान कैसे रखे। ठीक है, कमेंट करिए आपने पढ़ी है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस √3 = 3, 2 दूनी 4। ठीक है, आपका ये आ जाएगा 4 एक बार √3 प्लस √3, ये हो जाएगा 2 √3/4, 2 × 2, 2 दूना 4। ये आपका आ गया है यहाँ पर √3/2, ये आंसर है आपका। ओके बच्चों, ऐसे आप लगाएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 2 अंक देगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जो -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता होता है। ठीक है, यह विभाजित होता है। ये आपका जो एक्सरसाइज है आपकी NCERT बुक में 7.2 से लिया गया है। ठीक है, 2 अंक में पूछा गया है। अब इसको करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है बड़ा हो जाए क्योंकि इसमें रेखाखंड वाला कुछ फार्मूला बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना बिंदु के निर्देशांक, जहाँ आप कट रहा होगा उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 हमारा ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ये हो गया हमारा m और ये हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जहाँ आप कट रहे हैं, चलो उसको देख लेते हैं भाई। तो फार्मूला होता है x निकालने के लिए, x अक्ष के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है x के लिए और ये होता है y के लिए। x मतलब ये और y मतलब ये। ठीक है, तो ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए मान रखते हैं, लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है m1 आपका है, ये देखिए कितना है 2, x2 आपका है 4, यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से m2 जो है वो आपका 3 है, x1 जो है आपका -1 है।
m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, सेम इधर हल करते चलिए। m1 आपका है 2, y2 आपका है 4, ये ठीक है, y2 आपका 4 है, तो यहाँ पर से गड़बड़ हो गया, y2 -3 है, सॉरी y2 कितना माइनस का 3 है, तो अभी गड़बड़ हो जाता है। m2 जो है आपका हो गया बच्चा 3 गुणा y1 जो है आपका 7 हो गया, ठीक है, बटे में 2 प्लस 3। अब दोनों को साथ में हल करते रहो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 बटे में 5, ये आ गया आपका 5 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, x जो आया वो आया 1। अब यहाँ पर देखते हैं 3 दूना 6 प्लस 7 या 21 बटे में 5, ये हो जाएगा आपका 15 बटे 5, 5 का 5 या 15, तो आ गया 3, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमने बहुत शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, ये छोटा इसलिए करें क्योंकि 2 नंबर में था, कहाँ इतने बड़े में पढ़ो, ये क्वेश्चन तो आपने लगाए ही होंगे, 5 हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आपका वर्ल्ड फेमस है, सभी टीचर बताते हैं कि भैया ये वाले सवाल ज़रूर कर लेना, है ना। तो चलो भाई इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं 2 नंबर में कैसे लगाते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें सभी टीचरों को जैसे बताते हैं वैसे ही कर लेते हैं, हम भी यही बताते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ओके, पहली बात। फिर उसकी शर्त लिखो परिमेय की, P/Q हो, जहाँ P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, वो कटे ना। व Q जो है हर कभी 0 नहीं हो, ये होती परिमेय की शर्त, ठीक है, ये लिख ली। उसके बाद में कंची गुणा करा लो, √2 की Q के साथ गुणा होगी, P इधर बचेगा। फिर क्या करना होता है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये लिख लो। अब इसका वर्ग कर भी दो जब कहा है, √2 Q का स्क्वायर बराबर P², इसको सीधा करके लिख लो, P² बराबर 2 Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, वो लिखनी होती है P², चूँकि P² 2 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। और करना कैसे चाहिए, 1 को, यहाँ से 2 से हो रहा है, यहीं एक बात गलत हो गई, P वाली बात गलत हुई, अभी Q की बात गलत प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे लगाओ पूरे नंबर में, क्योंकि 2 नंबर में है, 4 नंबर में है तो आप अच्छा से बड़े बड़े करके लगा सकते हो। कैसे लगाओगे 4 नंबर में, जब आएगा तो बता देंगे वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब P बराबर 2R मान लो, ठीक है। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है ना, इसलिए ले लिया P का। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पेंसिल आज बहुत स्लिप हो रही है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर लो, P² बराबर 2R का स्क्वायर, ये P² का मान रख दो यहाँ पर समीकरण 1 से, चाहो ऐसे रख दो, P² का मान जो है वो है आपका 2Q², तो यहाँ पे 2Q का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 R का स्क्वायर, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आ गया Q² बराबर 2R², ठीक है। यहाँ पे P भी आपने प्रूफ कर दिया, चूँकि Q² भी 2 से विभाजित हो रहा है, और परिमेय की शर्त क्या है कि 1 विभाजित हो, होता या करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे अतः PQ का HCF 1 नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि 2 आया 1 नहीं आया, 1 नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना जो है विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए
2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ी सी पेंसिल स्लिप हो रही है आज बेटा, उससे राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही है। आप लोग इसको लगाना जानते हैं, मुझे पता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। घबराइए नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे जब लगाइएगा खुद तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बताई है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी छोटा हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल पे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। करोगे भैया कब हैं? इसमें है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना इसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल का बराबर होता है। ये आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, परंतु ये लगेगा कैसा, और ये हमेशा पूछा जाता है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ये तो मान ही सकते हो, ये तो आपको भी पता है। अब बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दो। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब 2 गुना है, आयतन कितना है 2 गुना, तो 2 गुना कर लो। 2 गुना बेलन का आयतन बराबर, इधर भी 2 से करो, 2 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि 2 गुना है इधर भी उधर भी। ठीक है, उसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या। ओके, बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच गुणे में आर। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी आपने बेलन का वक्र पृष्ठ लिया है, उधर भी आपने, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 गुना कर लिया आपने बात, ये बात आपने प्रूफ कर दी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, वक्र बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या आपने गुणा कराई, किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है। किसके, इसके गुणनफल के बराबर है, तो ये लिख दिया आगे बराबर में। ठीक है, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, लो बस प्रूफ ही होने वाला है। बेलन का वक्र पृष्ठ इंटू आधार की त्रिज्या, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर इधर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर स्क्वायर कहाँ से है, ये आर और आर पावर जुड़ जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे बिल्कुल सटीक क्यों आया, अब वही बता दूं आपको। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब आधार की त्रिज्या आर, तो ये भी सेम हुआ और ये भी सेम हुआ, लग गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत प्यार से समझिएगा, फिर से स्किप कर 10 सेकंड पीछे कर लीजिए और समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।